नमस्कार। मैंने मेरी पिछली कक्षा में बात करी थी सम्राट और राजमुकुट के बारे में कि सम्राट से संबंधित क्या संविधियां हैं और राजमुकुट का क्या अर्थ है, सम्राट और राजमुकुट में क्या भेद हैं, क्या अंतर हैं। आज मैं बात करूंगी राजमुकुट की शक्तियों के बारे में, राजमुकुट के अधिकार या कार्यों के बारे में। जैसा कि मैंने मेरी पिछली कक्षा में बताया था कि राजमुकुट ब्रिटेन में अत्यधिक शक्तिशाली है, उसकी शक्तियां बहुत व्यापक और विस्तृत हैं। लोक कल्याणकारी और समाज सेवी राज्य की कल्पना के विकास के साथ साथ राजमुकुट की शक्तियों का भी विस्तार हुआ है तथा उसी सीमा तक सम्राट की शक्तियों का ह्रास भी हुआ है। तो राजमुकुट की शक्तियां क्या हैं? तो इस संबंध में मैं पहली शक्ति की बात करूंगी, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां जिसमें हम कह सकते हैं कि राजमुकुट को संरक्षण की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। सैनिक व असैनिक पदों पर नियुक्तियां, चर्च न्यायाधीशों की नियुक्तियां, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां, राज्य के स्थायी सचिवों की नियुक्तियां, सैनिक सेवाओं के संबंध में उसके अधिकार, राष्ट्रीय कोष, विदेशी कार्य, नीतियां, संबंधों का संचालन, ये सब उसकी कार्यपालिका शक्तियों में आते हैं। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति शासन के प्रत्येक कार्य को कार्यान्वित करता है, उसका निरीक्षण करता है, पर्यवेक्षण करता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी राजमुकुट शासन की समस्त शक्तियों का संचालन करता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उसे संरक्षण की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। राजमुकुट को राष्ट्रीय सैनिक सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है, क्योंकि सेना से संबंधित समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय कोष पर वही नियंत्रण रखता है। संसद में बजट प्रस्तुत करना, उसे पारित होने के बाद कार्य रूप में लाना, ये सभी अधिकार उसे मिले हुए हैं। और वैदेशिक मामलों में भी उसके अधिकार अत्यधिक व्यापक हैं। वैदेशिक कार्यों, नीतियों और संबंधों का संचालन राजमुकुट के नाम पर ही किया जाता है। युद्ध, शांति और तटस्थता की घोषणा उसी के द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि राजमुकुट की शक्तियां कार्यपालिका की दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत और व्यापक हैं, परंतु राजमुकुट एक संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल में निहित है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। तो राजमुकुट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये उसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। दूसरा, हम बात करें संसदीय शक्तियों के बारे में या विधायी शक्तियों के बारे में। सम्राट के समस्त जो विधायी शक्तियां हैं या संसदीय शक्तियां हैं, वो सम्राट सहित संसद में निहित है। संसद के द्वारा कोई भी पारित विधेयक तब तक लिपिबद्ध नहीं किया जाता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर नहीं हो जाते या वो उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं कर देते। यह सही है कि सम्राट के पास निषेधाधिकार है, परंतु उसका निषेधाधिकार संबंधी अधिकार प्राय शून्य है। और अब तो धीरे धीरे यह एक परंपरा सी बन गई है कि अब तो सम्राट विधेयकों पर अपनी स्वीकृति भी नहीं देता, बल्कि उसके लिए भी वो 5 आयुक्तों को नियुक्त करता है जो उन पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इसके अलावा
संसद का अधिवेशन बुलाना, उसका उद्घाटन करना, सिंहासन भाषण देना, ये सभी कार्य राजमुकुट के द्वारा ही किए जाते हैं, सम्राट के द्वारा ही किए जाते हैं। सिंहासन भाषण निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। संसद को विघटित करना, ये कार्य भी उसी के द्वारा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण अधिकार है राजमुकुट के पास और वो है सपरिषद आदेश निकालना। सपरिषद आदेश क्या है? सपरिषद आदेश से तात्पर्य है कि संसद विधेयकों की मोटी रूपरेखा मात्र बनाती है और उसकी विस्तृत रूपरेखा बनाने का कार्य वो राजमुकुट पर छोड़ देती है। राजमुकुट इस कार्य को मंत्रिमंडल के द्वारा संपादित करवाता है और मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम से विभिन्न आदेश निकालता है जिन्हें सपरिषद आदेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से संसदीय दृष्टि से उसकी शक्तियाँ बहुत अधिक व्यापक हैं। तीसरी शक्ति की हम बात करें, न्यायिक शक्ति। निश्चित रूप से समस्त न्याय संबंधी कार्य सम्राट के नाम पर ही होते हैं, परंतु ये केवल एक औपचारिकता है क्योंकि आज न्यायालय स्वतंत्र हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति निश्चित रूप से क्राउन के द्वारा होती है, लेकिन वो उन्हें हटा नहीं सकता और ना ही उनके कार्यकाल के दौरान उन न्यायाधीशों के वेतन या अन्य सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन कर सकता है। तो इसलिए न्यायिक दृष्टि से उसकी शक्तियाँ काफ़ी सीमित हैं। अगली शक्ति की हम बात करें, अगले अधिकार की बात करें, वो है धार्मिक शक्तियाँ। धर्म का रक्षक माना जाता है इंग्लैंड में राजमुकुट को, या हम कहें कि चर्च का प्रधान माना जाता है। चर्च से जुड़े हुए विभिन्न पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं वो नियुक्तियां राजमुकुट के द्वारा ही की जाती हैं। उसकी अनुमति से चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया जाता है और उस राष्ट्रीय सभा के द्वारा पारित नियमों को राजमुकुट संसद के नियमों की भांति ही स्वीकार करता है। तो इस प्रकार ये उसकी धार्मिक शक्तियाँ हैं। एक और शक्ति है राजमुकुट को मिली हुई, वो है सम्मान की शक्ति। जैसे किसी व्यक्ति ने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है तो उसको पियर, सर या नाइट की उपाधि प्रदान की जाती है और वो उपाधि सम्राट के द्वारा ही प्रदान की जाती है, राजमुकुट के द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो इसलिए उसे सम्मान का स्रोत भी कहा जाता है या उसे सम्मान के स्रोत की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस प्रकार से इन उपाधियों को प्रदान करने का अधिकार भी सम्राट को ही है। हालांकि यह सत्य है कि सम्राट अपनी इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। तो स्पष्ट है कि सम्राट को सिद्धांत में तो व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब वास्तविक रूप से राजमुकुट को या सम्राट को कोई व्यावहारिक शक्ति उसे नहीं मिली हुई है, तो फिर ब्रिटेन में राजतंत्र आज तक क्यों बना हुआ है? और हम सब जानते हैं कि 20वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी मानी जाती है। 2 विश्व युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ था कि राजतंत्र समाप्त हो गए थे, या ये कहा जाता है कि 2 विश्व युद्धों ने राजतंत्र की कब्र खोद दी और बहुत सारे देशों में राजतंत्र समाप्त हो गए, रूस, जर्मनी, ईरान एक्सेट्रा। लेकिन क्या कारण है कि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र जीवित है? और केवल जीवित ही नहीं है, बल्कि उसे पूरी श्रद्धा मिली हुई है लोगों की। लोगों के लिए अंधश्रद्धा का पात्र है वो। और ये कहा जाता है कि संसार के
किसी दूसरे देश में शायद ही किसी शक्ति विहीन राज परिवार को ऐसी अंधश्रद्धा मिलती हो जैसी ब्रिटेन के राज परिवार को मिलती है। और इतनी मिलती है कि ब्रिटेन के राज परिवार के उत्सव राष्ट्रीय उत्सव बन जाते हैं और लोग उन्हें अपने भाग्य का प्रतीक मानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने सम्राट के लंबे जीवन की कामना भी करते हैं और ब्रिटेन के राष्ट्रीय गीत में सम्राट के चिरंजीवी होने या उसके सुरक्षित रहने की कामना की जाती है। तो हमें उन कारणों को जानना चाहिए जो राजपद के औचित्य को स्पष्ट करते हैं, या हमें उन कारणों को देखना चाहिए जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राजतंत्र की ब्रिटेन में क्या महत्ता है। तो सबसे पहला कारण जिस पर हमें विचार करना चाहिए, जिसे हमें जानना चाहिए, वो है कि ये ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। कुछ ऐतिहासिक कारण हैं जिनके कारण राजतंत्र वहाँ आज भी बना हुआ है। हम जानते हैं कि लगभग 1200 वर्ष पुराना है ब्रिटेन में राजतंत्र, उसके बाद भी ये आज भी बना हुआ है। इसके लिए ये कहा जाता है कि राजतंत्र ब्रिटेन में राजतंत्र का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और वो इस दृष्टि से कि वहाँ के सम्राटों ने या साम्राज्यों ने कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों को महत्ता नहीं दी, बल्कि राष्ट्रीय हितों को वरीयता दी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई शक्तियों की डिमांड की हो, अधिकारों की डिमांड की हो, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को उन्होंने ढाला भी है, या हम कहें कि उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप खुद को ढाल लिया है। और ब्रिटिशवासी ऐतिहासिक संस्थाओं से मोह रखते हैं, यह भी सही है। तो इस प्रकार से कुछ ऐतिहासिक कारण हैं जिनकी वजह से ब्रिटेन में आज भी राजपद बना हुआ है। दूसरा कारण कि सम्राटों का प्रभावशाली और गौरवपूर्ण व्यक्तित्व भी इसके लिए जिम्मेदार रहा है। जैसे महारानी विक्टोरिया, एडवर्ड सेवन, जॉर्ज पंचम, ये कुछ ऐसे सम्राट हुए, साम्राज्ञी हुए जिनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली और करिश्मेटिक था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिस कर्मठता और दृढ़ता का परिचय दिया, उससे ब्रिटेन के लोग सम्राट को अपना पिता मानने लगे और प्रजा ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। तीसरा कारण हम देखते हैं रूढ़िवादिता को या लोकप्रियता को। रूढ़िवादिता की बात हम कर सकते हैं इस दृष्टि से कि ब्रिटेन के लोग स्वभाव से रूढ़िवादी हैं, प्राचीन संस्थाओं में उनकी आस्था होती है, वे भावुकता में या क्षणिक कारणों से अपनी प्राचीन संस्थाओं को बदलना या समाप्त करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन कर लेना चाहते हैं। और दूसरी बात कि लोकप्रियता, क्योंकि यह पद एक प्रकार से लोकप्रिय संस्था बन गया है। लोकप्रिय संस्था इस दृष्टि से बना है कि लोग इसके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, इसे भक्ति का पात्र मानते हैं। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा को समाप्त करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए समय समय पर बहुत डिमांड होती है, मांग उठती रहती है, परंतु राजतंत्र को समाप्त करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए कभी कोई मांग नहीं की गई। किसी भी संगठन ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। तो इसलिए यह एक लोकप्रिय संस्था बनी हुई है। अगला कारण कि यह ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक भावनाओं का अभाव है। स्विट्जरलैंड में भी हम देखते हैं कि गणतंत्रीय व्यवस्था है और स्विट्जरलैंड के लोग गणतंत्रीय शासन के अधीन रहने में गौरव महसूस करते हैं, लेकिन ब्रिटेन के लोग राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अधीन रहकर ही गौरव का अनुभव करते हैं। ब्रिटेन के लोगों को ऐसा नहीं है
कि यह अवसर नहीं मिला कि वहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो जाए। 2 बार उन्हें अवसर मिला लेकिन असफल रहा और वहाँ पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया। अगला कारण जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है सम्राट का पद, और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश लोग राजतंत्र में राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति करते हैं। जैसे राजतंत्र ने ही इंग्लैंड को पोप के चंगुल से बचाया है। साम्राज्ञी एलिजाबेथ का शासन स्वर्ण युग माना जाता है। इसी प्रकार से साम्राज्ञी विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम सीमाओं पर पहुंचा था, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी माना जाता है। अगला कारण राजपद का लोकतंत्रीकरण हुआ है ब्रिटेन में। यदि फ्रांस के लुई 14वें की तरह मैं राजा हूँ, फ्रांस में लुई 14वें ये कहा करते थे कि मैं राजा हूँ, या जैसे सोवियत संघ के राजाओं जैसा परिचय यदि ब्रिटेन में सम्राट ने दिया होता तो राजपद कभी का समाप्त हो गया होता। लेकिन कभी अनजाने में या कभी जानबूझकर या कभी विवशता से भी सम्राट ने लोकतंत्र के विकास में योगदान ही दिया है। लोकतंत्र के विकास में कभी कोई बाधा पैदा नहीं करी। अगला कारण कि वो सर्वोच्च सलाहकार है। सर्वोच्च सलाहकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसकी सलाह ली जाती है। सम्राट का अपना एक कर्मचारी मंडल है, उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सुझाव देने और परामर्श देने का अधिकार होता है, और सम्राट के इस ज्ञान और अनुभव से पूर्ण परामर्श का प्रधानमंत्री पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, या प्रधानमंत्री उस परामर्श को या उस सुझाव को अनदेखा नहीं करते हैं बल्कि उसे महत्ता देते हैं। इसी प्रकार अगला कारण ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना जाता है राजतंत्र को। वो इस प्रकार कि उसके राज्यारोहण के समय, राजतिलक के समय या अन्य अवसरों पर सारी जनता जो राजभक्ति प्रदर्शित करती है उससे देशभक्ति और एकता की भावनाएं बढ़ती हैं। जैसे युद्ध के समय ब्रिटेन में सम्राट ने एक घोषणा की कि तुम्हारा सम्राट, तुम्हारा देश तुम्हारी सेवाएं चाहता है। यह सुनकर ब्रिटेन में देशभक्ति का ज्वार उफन पड़ा था। तो इसलिए जो सम्राट वहाँ घोषणा कर दे या कुछ बोल दे तो उसे वहाँ के लोग अनदेखा नहीं करते हैं बल्कि उसके पीछे अंधभक्ति रखते हैं। इसी प्रकार राजपद के औचित्य का अगला कारण हम बता सकते हैं कि ब्रिटेन में इसके अलावा उचित विकल्प का अभाव है। उचित विकल्प का अभाव इस प्रकार से है कि यदि राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए तो उसके स्थान पर किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करना होगा, और यह व्यवस्था या तो फ्रांस की भांति संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति की होगी और या फिर अमेरिका की भांति निर्वाचित राष्ट्रपति की होगी। यदि हम फ्रांस की भांति संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करें तो ब्रिटेन की वर्तमान व्यवस्था से वो भिन्न है, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था से वो भिन्न नहीं है। इसलिए इसे स्थापित करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो सेम व्यवस्था है।
जो संवैधानिक राजतंत्र आज ब्रिटेन में है, लगभग वैसी ही व्यवस्था वो है, तो इसे स्थापित करने से कोई लाभ नहीं होगा। और यदि निर्वाचित राष्ट्रपति, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति वाली स्थिति पर हम विचार करते हैं, तो उस स्थिति में ब्रिटेन की वर्तमान मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था पूर्णतः नष्ट हो जाएगी और संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसे इसका अनुसरण करने के अलावा या इसे अपनाने के अलावा। अगला कारण हम देखते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र में यह आवश्यक है। संसदीय शासन व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं कि प्रधानमंत्री के त्याग के बाद नए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, उसका स्थगन करना, यदि समाप्त किया तो नाम मात्र की कार्यपालिका के लिए चुनाव कराना होगा, जिससे विवाद हो सकता है, निर्वाचित प्रधान पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है। तो इसलिए संसदीय प्रजातंत्र में यह व्यवस्था बने रहना आवश्यक है। इसी प्रकार एक कारण हम देखते हैं कि यह ब्रिटिश समाज का प्रधान है। ब्रिटिश समाज का प्रधान इस प्रकार से कि सामाजिक उत्सवों में सम्राट के आने से उस उत्सव की शोभा बढ़ जाती है। प्रजा सम्राट के दर्शनों के लिए उपस्थित होती है और शाही परिवार सामाजिक रूप से जो व्यवहार करता है, जो शिष्टाचार, सद्व्यवहार, लोक व्यवहार या जैसी वेशभूषा के संबंध में वो अपने जो नियम बनाता है, उसे पूरा ब्रिटेन उसका अनुकरण करता है। शाही परिवार के द्वारा स्थापित व्यवहार और फैशन वहाँ के लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजतंत्र की निरंतरता उसे शक्ति प्रदान करती है, उसकी निर्बलता उसे स्थायित्व प्रदान करती है और उसकी निष्पक्षता उसमें विश्वास पैदा करती है। क्योंकि ब्रिटेन में इस व्यवस्था को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ता ब्रिटेन पर, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम खर्चीली व्यवस्था उन्होंने वहाँ पर अपनाई हुई है। तो ये कहा जाता है कि ब्रिटिश राजतंत्र पर वार्षिक बजट के 1% का 20वां अंश भी खर्च नहीं होता है। तो वहाँ ये लगता है कि जब इतनी कम खर्चीली व्यवस्था है और यदि इस व्यवस्था से पूरा ब्रिटेन एक है, पूरे ब्रिटेन में एकता है, तो हमें इसे बनाए रखना चाहिए, इसे और सुदृढ़ बनाना चाहिए, इसे स्थायी बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था को आज भी अपनाया हुआ ही नहीं है, बल्कि समय समय पर इसे और अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जाती है ताकि ये पद निरंतर बना रहे और लोग उसमें विश्वास पैदा करें। धन्यवाद।